नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं और एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर भी है। इस पाठ में लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया है। पाठ का सार इस प्रकार है। जाति प्रथा श्रमिक विभाजन की दोषी। इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं। वे जानते हैं कि कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु इसमें आपत्ति इस बात की है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने के योग्य बनाए। इसके विपरीत जाति प्रथा मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर करती है। भूखमरी और बेरोजगारी का कारण। अब देखिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखों मरने लगते हैं। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसका आधार व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्व लेख होता है। परिणाम स्वरूप लोग विवशता के साथ अरुचिपूर्वक काम करते हैं। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार होते हैं, अतः उनका काम में दिल दिमाग नहीं लग पाता। अतः जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता का भाव हो। भ्रातृता में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में तुरंत सब तरफ फैल जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में संभाव होना चाहिए। सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र वास्तव में शासन की पद्धति ही नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार। आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। संपत्ति रखने, जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने के अधिकार पर ही किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के अधिकार के लिए लोग तैयार नहीं होते। इसके लिए अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य दासता में जकड़ा जाता है। दासता केवल कानूनी ही नहीं होती, जहां दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े। जहां भी दासता होती है, जाति प्रथा में भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। समता। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवादास्पद रहा है। समता के आलोचकों का कहना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह तथ्य होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार। तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। प्रश्न है कि इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु तब भी क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है, असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु इसमें भी सबको अपनी क्षमता विकसित करने के पूरे अवसर देने चाहिए। वंश और सामाजिक उत्तराधिकार पर भेद आवश्यक। लेखक मानता है कि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता नहीं की जानी चाहिए। इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को लाभ मिलेगा। वास्तव में प्रयास मनुष्य के वश में है
किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के आधार पर असमान व्यवहार करना अनुचित है। दूसरे शब्दों में सभी सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए समाज में समान अवसरों के साथ समान व्यवहार का होना आवश्यक है। राजनेताओं के व्यवहार में समता। एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का, उसकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता। अतः उनके लिए यही व्यवहार्थ सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको दो वर्गों और श्रेणियों में विभाजित न किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण उसके लिए संभव नहीं है। अतः यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र मार्ग और उपाय है। तो यह इजी एक्सप्लेनेशन था बच्चों, और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क है। दूसरा, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों नहीं मानी जा सकती। अंबेडकर के तर्कों की विवेचना कीजिए। उत्तर, लेखक जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानता क्योंकि यह विभाजन अस्वाभाविक है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही श्रम विभाजन होना अनुचित है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय में बांध देती है। पेशा उपयुक्त या अनुपयुक्त कैसा भी हो, करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है। संकट के समय भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही मनुष्य को भूखा मरना पड़े। दूसरा प्रश्न, जाति तथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है, क्या यह स्थिति आज भी है। उत्तर, जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस पेशे में पारंगत हो। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात ऐसे परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति पेशा बदलने को बाध्य होता है। ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा न बदलने दे तो भूखमरी और बेरोजगारी आएगी। आज भयंकर जाति प्रथा के बाद भी ऐसी बाध्यता नहीं है। लोग पैतृक व्यवसाय त्याग कर नए पेशे में जा रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से ही जुड़े हैं वे या तो स्वेच्छा से हैं अथवा अन्य क्षेत्र की दक्षता के अभाव के कारण कार्य कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है। उत्तर, लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग का होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। चौथा प्रश्न, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्थ सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर यह जानते हुए भी कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्य में असमानता का होना संभव है, समता के व्यवहार्थ सिद्धांत को मानने का आग्रह करते हैं। इसके पीछे लेखक का तर्क यह है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी हो तो समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। राजनीतिज्ञों को भी सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए बराबर अवसर देने चाहिए। उनका तर्क है कि वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वश में नहीं है, अतः उस आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। पांचवा प्रश्न, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है, क्या इससे आप सहमत हैं।
उत्तर, हम लेखक से पूरी तरह सहमत हैं। सहमति का कारण यह है कि कुछ लोग किसी वंश में पैदा होने के कारण ही उत्तम व्यवहार के हकदार बन जाते हैं। तनिक विचार करें, उनमें उनका अपना क्या योगदान है। सामाजिक परिवेश भी व्यक्ति को सम्मान दिला देता है, इसमें भी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तय होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयत्नों का ही सही मूल्यांकन वाले बालक महंगे स्कूलों में पढ़ने वालों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अतः पहले जातिवाद का उन्मूलन हो, फिर भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं समान हो, तब जो श्रेष्ठ सिद्ध हो वही उत्तम व्यवहार के हकदार हों। छठा प्रश्न, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक है भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे? उत्तर, आदर्श समाज के तीसरे तत्व भ्रातृता पर विचार करते समय लेखक ने भले ही स्त्रियों का अलग से उल्लेख नहीं किया है, किंतु वह समाज की बात कर रहा है। समाज तो स्त्री पुरुष दोनों से ही बनता है, अतः सम्मिलित करने या न करने का बात व्यर्थ है। भ्रातृता शब्द व्यवहार में प्रचलित नहीं है, यह संस्कृत निष्ठ शब्द है, अतः इसके स्थान पर भाईचारा शब्द उचित रहेगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, लेखक ने पूरे पाठ में जाति प्रथा के किन किन बुराइयों का वर्णन किया? उत्तर, लेखक ने जाति प्रथा में निम्न बुराइयों देखी है। पहला, जाति प्रथा ने जो श्रम विभाजन किया है वह स्वाभाविक नहीं है। दूसरा, जाति प्रथा श्रमिकों में भेद पैदा करती है। तीसरा, श्रमिकों में विभाजन के कारण ऊंच नीच का भेद पैदा हो गया है। चौथा, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि पर आधारित नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।